नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम महामुकाबला में। मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। लोकसभा चुनाव का दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसे समय में सियासी घमासान भी देखने को मिल रहा है। चुनावी बेला में सत्ताधारी बीजेपी की तरफ से 400 पार का नारा दिया गया है, तो वहीं विपक्षी दल सरकार को घेर रहे हैं, जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज दिन भर के राजनीतिक घटनाक्रम, सियासी बयानबाजी को हम आपको दिखाएंगे। तो शुरुआत हरियाणा की खबरों से करते हैं। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स मीट 2024 को संबोधित करते नजर आए। उन्होंने कहा कि आज सरकार युवाओं को सपोर्ट कर रही है। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई बड़े कदम इन 10 सालों में उठाए गए और इसका असर भी देखने को मिला है। आज देश में 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप खड़े हो चुके हैं। अगर हम देखते हैं कि पिछले इतने लंबे वर्षों के अंदर देश में मात्र हमारे 500-600 के करीब हमारे जो युवा थे, जो स्टार्टअप थे, वो 500-600 स्टार्टअप थे। परंतु इन्हीं 10 वर्षों के अंदर देखते देखते हमारे युवाओं के अंदर वो हौसला बढ़ा, उनको बढ़ाने का काम सरकार ने किया। मोदी जी ने कहा कि मेरी सरकार आपको पूरी सपोर्ट कर रही है, आप आगे बढ़िए। और देखते देखते 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप देश के अंदर खड़े हो जाते हैं 10 वर्षों के अंदर। 100 से ज्यादा तो यूनिकॉर्न के अंदर तब्दील हो जाते हैं, जिनकी 20 करोड़ से ज्यादा की उनकी जो लिस्ट है, वो 20 करोड़ से ज्यादा की वो उसके अंदर आ जाते हैं। वो 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न बन जाते हैं। इससे पहले नारनौल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की गारंटी पर कोई विश्वास नहीं करता। इसके अलावा सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम किया है। पिछले 10 साल में देश के साथ साथ हरियाणा में भी बेहतरीन काम हुए। अंदर हमारी इस डबल इंजन की सरकार ने उन युवाओं के अंदर भी भाइयों विश्वास जगाने का काम किया है, वो विश्वास भरने का काम किया है। अब माँ बाप को भी ये लगने लगा है कि भाई ये नौकरी चक्कर काटने से नहीं, नौकरी पढ़ने से मिलती है। और उसका परिणाम है कि आज अगर हम देखते हैं कि बिना पर्ची बिना खर्ची के हर गांव के अंदर लगभग 10 से लेकर के 50 से लेकर के 300 तक बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर लग रहे हैं। भाइयों, जिन लोगों ने इस देश के ऊपर 55 साल 60 साल तक शासन किया है और आज अगर वोट लेने के लिए भी गारंटी देनी पड़ती है तो उस गारंटी का भाइयों कोई विश्वास नहीं करता। आज देश के अंदर एक ही गारंटी का विश्वास करता है, वो विश्वास है वो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। उधर कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश में सीएम बदलने से बीजेपी को कोई लाभ नहीं होने वाला। साथ ही कुमारी सैलजा ने कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट में हो रही देरी को लेकर कहा कि जल्द ही प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाएगा। अपनी कमजोरी इन्होंने खुद हमारे सामने रख दी है। जिस तरह से मुख्यमंत्री बदला, आज के दिन भी ना नए मुख्यमंत्री को ये मुख्यमंत्री मान रहे हैं, पुराने मुख्यमंत्री अपनी जगह खो चुके हैं और प्रदेश में ऐसे लगता है कि ना शासन है ना प्रशासन। हर तरह से लोगों को इन्होंने लेट डाउन किया है। यही बात हमारी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स की। कांग्रेस कैंडिडेट्स जल्द ही, क्योंकि कई समीकरण देखने पड़ते हैं और हमारे जो शीर्ष नेता हैं वो प्रचार प्रसार में बिजी भी हैं, तो जल्द ही ये फैसला।
इसके अलावा कुमारी सैलजा ने बीजेपी के 400 पार के नारे पर भी तंज कसा और कहा कि प्रदेश ने 75 पार के नारे को भी देखा था। साथ ही सैलजा ने करनाल उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। 400 सीटें पार का दावा कर रही है बीजेपी, किस तरीके से आप देखते हैं? ये तो मुंगेरी लाल के सपने हैं और एक और सपना है, दूसरी ओर लोगों को बरगलाने का ये पुराना हथकंडा है, पुराना फॉर्मूला है। हमने यहीं पर 75 पार भी देखे। पिछली सीएम सिटी है और नए सीएम सिटी का या जो भी एक सपना ये देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि देश की जनता ने भी मन बनाया है, हरियाणा की जनता ने भी मन बनाया है और करनाल की जनता ने भी मन बनाया। तो हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों की जो लिस्ट है उसका इंतजार सभी को है, लेकिन इससे पहले हाल ही में एक फेक लिस्ट जरूर वायरल हो गई थी। अब इसी पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसा है और कहा कि फर्जी पार्टी की फर्जी लिस्ट ही सामने आएगी। उनको मेरे ख्याल मिल नहीं रहे हैं, ढूंढ रहे हैं वो, और मेरा उनको सुझाव है, बहुत अच्छा सुझाव है। हमारे शहर में एक दुकान है जहां पर किराए के बाराती मिलते हैं, उनसे पता कर ले, शायद किराए के कैंडिडेट भी मिलते हैं। सर, कल से कांग्रेस की लिस्ट वायरल हो रही है, प्रत्याशियों की फेक वायरल हो रही है, उसको लेकर क्या कहना है? फेक पार्टी की फेक ही आएगी, इसमें गलत क्या है? हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के बीच में वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। दरअसल एक तरफ जहां मनोहर लाल ने एक बार फिर से 400 पार का नारा दोहराया, तो वहीं इस नारे पर भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से पलटवार किया गया। इसके अलावा हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों की फर्जी सूची पर भी पूर्व सीएम मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा और भूपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। वैसे एक लिस्ट वायरल हो रही है, फेक लिस्ट बताई जा रही है, आप क्या कहेंगे? हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा फेक लिस्ट है वो। साहब, लिस्ट कब तक जारी हो जाएगी अपनी? जल्दी होगी। देखिए, उनकी लिस्ट एक अभी पता लगा कि एक फर्जी लिस्ट घूमी है। साथ ही संदेश ये भी आ गया कि फर्जी है, असली है कि नकली है हमको नहीं मालूम, लेकिन इतने दिनों से उनकी लिस्ट जारी नहीं हो रही है। ये अपने आप में एक बहुत ही ऐसा आश्चर्य करने वाला विषय है कि एक ऐसी अखिल भारतीय पार्टी जिनके नामों की लिस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट, ये वो सब दुनिया भर के हो रहे हैं, और उन्होंने तो अपने कार्यकर्ताओं का भी ध्यान नहीं रखा, उनको भी निराश कर रहे हैं, जनता को भी निराश कर रहे हैं। कम से कम लोकतंत्र में आमने सामने टीमें हों तभी तो कोई लोकतंत्र का आनंद है। मुझे इस बात की तो एक प्रसन्नता है कि जनता में एक मैसेज जो चला गया है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई बाजार में नहीं है, उससे हमको लाभ मिल रहा है और हम निश्चित है इस बात से कि 10 की 10 लोकसभा की सीटें हरियाणा में हम लोग जीतेंगे। में कितनी भागीदार रहेगी? 10 की 10 सीटों की भागीदारी हमारी रहेगी। पिछली बार भी 10 थी, इस बार भी 10। इस बार बल्कि अंतर ज्यादा होगा। जो पिछली बार हमारी 2 सीटें, पहली 3 सीटों के अंदर 2 हरियाणा की थी, इस बार हमें लगता है कि 2 से ज्यादा सीटें पहली 5 में आएंगी। 400 पार के नारे का क्या किया जाए? 400 पार का नारा जिस तरह दे रखा है, तो हरियाणा की क्या भागीदारी? साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ बीजेपी का ये होगा। और अब बात करते हैं देश में चल रही लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक खबरों की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। राजस्थान के टोंक में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि मैंने देश के सामने सत्य रखा तो कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम को मिर्ची लग गई। कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति करती है, वो दलित आदिवासियों को मिले आरक्षण को कम करके मुसलमानों को देना चाहती है। पीएम ने कहा कि देश में आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा, ये मोदी की गारंटी है। और मैंने कुछ सत्य देश के सामने रखा और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में ऐसी भगदड़ मची है। कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। 2-3 दिन पहले मैंने कांग्रेस की
इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं, आखिर कांग्रेस सच्चाई से इतना डरती क्यों है? कांग्रेस क्यों अपने नीतियों को ऐसे छिपाने में लगी है? जब आपने नीति बनाई है, निर्णय लिया है, तो अब जब मोदी जी ने खुल करके राज रख दिया, आपका हिडन एजेंडा बाहर आ गया, तो अब कांप रहे हो? अरे हिम्मत है तो स्वीकार करो, हम आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस की इन साजिशों के बीच मोदी आज आपको खुले मन से गारंटी दे रहा है, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण न खत्म होगा, ये मोदी की गारंटी है। आरक्षण न खत्म होगा और न ही उसे धर्म के नाम पर बांटने दिया। उधर पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। पीएम के इस बयान पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाराजगी जताई, तो वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने में लगी हुई है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी इस बयान पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि ऐसा समय कभी नहीं आएगा कि एक मुस्लिम किसी मां या बहन का मंगलसूत्र छीनेगा। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। जो आदमी अपनी हिम्मत खो लेता है और जिसके पास बोलने के लिए कुछ मुद्दे नहीं है, तो ऐसी चीजें लाते हैं। अगर उनके पास उनके ठोस मुद्दे हैं, ठोस काम है, वो बता सकते हैं। जैसा कि हमने नरेगा का बताते हैं, फूड सिक्योरिटी का बताते हैं, कंपलसरी एजुकेशन का बताते हैं, आरटीए का बताते हैं और रूरल हेल्थ मिशन का बताते हैं। ये हमने किया है, हम बता वैसा काम उन्होंने कहने दो जो जनता के भलाई के लिए और सबके लिए है। तो उनके पास कुछ नहीं बोलने के लिए, तो हमेशा कांग्रेस को टीका करते हैं या अपोजिशन। कि हमारे वजीर आजम ने ऐसी बात कही है। हमारा इस्लाम, हमारा अल्लाह हमें यह सिखाता है कि सबके साथ बराबरी से चलो। कभी हमारे मजहब ने यह नहीं कहा कि दूसरे मजहब को बुरी तरह से देखो, बल्कि हर वक्त कहा कि दूसरे मजहब की भी इज्जत करो। जिस तरह तुम अपने दीन की इज्जत करते हो, दूसरे दीन की भी इज्जत करो। कभी ऐसा नहीं होगा वजीर आजम कि मुसलमान कभी भी किसी माँ का, किसी बहन का मंगलसूत्र छीनेगा, वो मुसलमान नहीं है। क्योंकि आपने देखा जिस तरह से बीजेपी वाले कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि
कांग्रेस सब कुछ ले जाके मुसलमानों को देगी, मतलब एक कम्युनल माहौल बनाया जा रहा है। उससे लगता है कि एनडीए को, बीजेपी को पता चल चुका है कि जो इंडिया ब्लॉक है वो दिन ब दिन पेशरफ्त कर रहा है और जो रिजल्ट आने वाले होंगे वो इंडिया ब्लॉक के हक में होंगे, वो सबको हैरान करने वाले होंगे। क्योंकि नौजवान सोचता है कि अगर मुझे नौकरी देगा तो वो इंडिया ब्लॉक देगा, अगर महंगाई कम करेगा तो वो इंडिया ब्लॉक करेगा। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने में लगी हुई है। उधर लोकसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है कि नतीजे आने से पहले ही किसी पार्टी का खाता खुल जाए। सूरत में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। बीजेपी के जो उम्मीदवार मुकेश दलाल हैं वो निर्विरोध जीत गए और इसे लेकर अब कांग्रेस जो है बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि तानाशाही की असली सूरत एक बार फिर से देश के सामने आई है। राहुल के इस बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पलटवार किया है। गुजरात में, सूरत में हमारा एक कैंडिडेट निर्विरोध जीत गया। भारतीय जनता पार्टी के जीतने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है और कांग्रेस के लोग और दूसरी राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं यह पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के दोस्तों को कहना चाहता हूं, विरोध पक्ष के लोगों को कहना चाहता हूं, जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति मत करो, जनता की आंखों में आंख मिलाकर राजनीति करो। हिम्मत है तो आपकी भी हुकूमत थी, कई बार सांसद निर्विरोध चुने गए। आपके सांसद यदि निर्विरोध जीत जाए तो लोकतंत्र मजबूत हो गया और हमारा एक सांसद निर्विरोध जीत गया तो लोकतंत्र कमजोर हो गया। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक ओर तो दीदी घुसपैठियों को प्रदेश में आने दे रही है तो वहीं दूसरी ओर शरणार्थियों की नागरिकता का विरोध कर रही है। बांग्लादेशी शरणार्थियों को भारत में नागरिकता मिलती है तो ममता दीदी को क्या समस्या है। भाई और बहनों, मगर ये ममता दीदी मोदी जी की योजनाओं को नीचे नहीं आने देती, रोक कर रखती। उसको डर है कि अगर मोदी जी की योजनाएं पहुंची तो बंगाल की जनता मोदी जी के साथ हो जाएगी। भाई और बहनों, मैं आपको मोदी जी का गारंटी देने आया हूं, 30 सीटें जिता दीजिए। ममता दीदी की हिम्मत नहीं है बंगाल के गरीबों के हक पर कोई संतरास करने की हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। एक कटमनी जो चल रहा है, एक कटमनी जो चल रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर देगी। मैं ममता दीदी को पूछने आया हूं, बांग्लादेश से आए हुए हिंदू बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता मिले, उसमें आपको क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? क्या अधिकार नहीं है उनका बंगाल पर? एक और तो दीदी आप घुसपैठ करा रही हो और घुसपैठियों को घुसा रही हो और दूसरी ओर शरणार्थियों की नागरिकता का विरोध करती। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस देश में तालिबानी शासन लाना चाहती है। कांग्रेस की साजिश है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को समाप्त कर शरिया कानून लागू किया जाए। कांग्रेस आपकी संपत्ति लूटना चाहती है, ये बात योगी आदित्यनाथ ने कही। जब कांग्रेस के घोषणा पत्र को आप देखते हैं, दो बातें उन घोषणा पत्र में नजर आती हैं। एक, कांग्रेस कहती है कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करके शरिया कानून को लागू करवा देंगे। इसका मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के लिए ये लोग खतरा पैदा करना चाहते हैं, यानी देश के संविधान को एक खतरे में डालना चाहते हैं। तालिबानी शासन लागू करना चाहते हैं। क्या हम तालिबानी शासन को स्वीकार करेंगे? क्या ये देश तालिबानी शासन को स्वीकार करेगा? और दूसरी तरफ क्या कहते हैं? कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है
हम एक झटके में गरीबी मिटा देंगे। और गरीबी कैसे मिटाएंगे? यानी आपकी संपत्ति को हड़प करके बेटी और माताओं के, बहनों के जो उनके गहने होंगे उनको ये लोग जब्त करवाने की साजिश रच रहे हैं। यानी देश को तो इन्होंने 60 दशक, 6 दशक तक लूटा और अब कह रहे हैं कि हर संपत्ति पर ये लोग डकैती डाल करके उसको जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लेंगे और फिर उसका बंदर बांट करेंगे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि यह हार का रुझान है। चुनाव खत्म होने के बाद परिणाम के रुझान आते हैं, लेकिन चुनाव का पहला चरण खत्म होते ही रुझान सामने आने लगे हैं। ये हार का रुझान है। मैंने इसीलिए कहा कि इलेक्शन खत्म होने के बाद चुनावी परिणाम के रुझान आते हैं, लेकिन ये तो चुनाव का पहला चरण खत्म हुआ है, उसी में रुझान आने लगे हैं। ये भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह की बात करना हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता है। जो संविधान है, जो इलेक्शन कमीशन है, इन चीज़ों पर रोक लगाता है। ये तो मन की बात है जो किसी और के माध्यम से किसी और पे थोप के कही जा रही है, लेकिन जनता जानती है कि किसान बर्बाद हुआ है और नौजवान की 1/3 जीवन बर्बाद हो गया। सोचो 10 साल में, और उम्र क्या होती है जीवन में, तो 1/3 जीवन इन्होंने खराब किया। इसलिए नौजवान और किसान और व्यापारी मिलकर के सरकार का सफाया करने जा रही है। उधर कर्नाटक में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी सरकार ने हर चीज के दाम बढ़ा दिए। आपसे बहुत बड़े बड़े वादे किए गए कि 2 करोड़ नौकरियां बनेंगी, सबको रोजगार मिलेगा, खेती से कमाई दुगनी होगी, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, आप जानती हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। आप जानती हैं कि जब आपको दुकान जाना पड़ता है कुछ खरीदने के लिए तो कितनी मुश्किल होती है। जब त्योहार आता है, कुछ नया खरीदना है, घर में लिपाई पुताई करनी है, तो कितनी मुश्किल से, कितनी मेहनत से आप उसको पैसों को कमा पा रही हैं और खर्चा करना कितना मुश्किल हो गया है आपके लिए। पेट्रोल 100 पार हो गया है, डीजल 90 पार, सोना 73,000 रुपए पार, चांदी 90,000 रुपए पार, गैस के सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। जहां जहां देखिए हर चीज का दाम बढ़ रहा है, कुछ सस्ता नहीं हुआ। भाइयों के लिए मुश्किल बढ़ रही है, एमएसपी नहीं मिलता, जीएसटी हर सामान पर है, महंगाई की वजह से आप कमा नहीं पाते हैं। तो प्रियंका गांधी आपको बता दें कि चित्रदुर्ग पहुंची थी। यहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और निशाना सीधा साधा है केंद्र सरकार पर। यह कहा है कि महंगाई को लेकर कोई बात नहीं कर रहा, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, हर चीज के दाम बढ़ा दिए गए, गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और अब दूसरे चरण की वोटिंग का नंबर आने वाला है। लेकिन इससे पहले तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपने चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। कुछ इस तरह की तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी की मथुरा से जो प्रत्याशी हैं, मौजूदा सांसद हैं हेमा मालिनी, वो डोर टू डोर कैंपेन करती नजर आई, रोड शो करती नजर आई। तो दूसरी तरफ कंगना रनौत की अगर बात की जाए, जिनको बीजेपी की तरफ से हिमाचल के मंडी से मैदान में उतारा गया है, तो वो भी कुछ इसी तरह से रोड शो करती नजर आई, अपने लिए वोट मांगते नजर आई। तो इस तरह की तस्वीरें जो कि अब पूरे देश के अलग अलग राज्यों से सामने आ रही हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर जो 7 चरण में वोटिंग होनी है, उनमें 1 चरण की वोटिंग हो चुकी है, बाकी चरण अभी बाकी हैं। तो उससे पहले पूरी जी जान चुनाव प्रचार में लगाई जा रही है। तमाम जो दिग्गज हैं वो नजर आ रहे हैं इस समय चुनावी मैदान में। तो ये सियासी घमासान और राजनीतिक उठापटक ये लगातार देखने को मिलती रहेगी तब तक कि जब तक
लोकसभा चुनाव संपन्न नहीं हो जाते और नतीजे नहीं आ जाते। लेकिन इन सब में देखने वाली बात यह है कि 400 पार का जो नारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है, वो इस नारे पर कितना खरा उतर पाती है, जनता कितना विश्वास कर पाती है, और विपक्षी दल जो लगातार अपनी जीत का दम भर रहे हैं, उनका परिणाम क्या रहता है, उनके लिए क्या कुछ इस चुनाव में बचता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।